हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वीआरएम कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में टॉपिक नंबर 7, कृषि। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 52.7% कृषि कार्यों में संलग्न है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 48.9% कृषि कार्य आबादी में संलग्न है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 13.9%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 55.40% था 1950-51 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.3% कृषि शोध पर व्यय किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, देश में होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12.1%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 127.6 मिलियन हेक्टर वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1970 में। 1970 में प्रथम कृषि जनगणना की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 हेक्टेयर तक भारत में सीमांत किसानों में सम्मिलित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 65%। 65% भारत में 1 हेक्टेयर या उससे छोटी जोतें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1.55 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 12, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राज्य समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, भारत में जोतों का औसत आकार घटाने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है उत्तराधिकार का नियम, ऑप्शन नंबर 2 चकबंदी, या ऑप्शन नंबर 3 है कृषि का यंत्रीकरण, या ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है भूस्वामित्व की ललक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1 एवं 4 उत्तराधिकार का नियम एवं भूस्वामित्व की ललक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है?
तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1/3 भाग भारत में कृषि के लिए संचित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नहरें। नहरें के द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 47.7% में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 52.3% पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का कुल कृषित क्षेत्र 181.88 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, 36% पर कृत्रिम सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 36% हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कुआं व नलकूप। भारत में सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सिंचाई के स्रोतों का वृहद, मध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वृहद सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो तो उसे वृहद सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 2,000 हेक्टेयर तक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, लघु सिंचाई परियोजना का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 114 मिलियन हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता है, इसके कारणों में कौन असत्य है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 व 4 असत्य है। पढ़ लेते हैं इनको एक बार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूर्ण नहीं हो पाती। ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है, जल के वितरण हेतु नलिकाओं का निर्माण एवं भूमि
का समतलीकरण पूर्ण नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, कृषक सिंचाई सुविधाओं के सदुपयोग के प्रति जागरूक नहीं होते। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, अधिकांशतः आवश्यकता के समय जल उपलब्ध नहीं होता। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को दी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को वृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 10,000 हेक्टेयर से अधिक। आगे बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, कृषि, गेहूं और चावल में भारत में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, गेहूं पर। गेहूं पर हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मोटा अनाज एवं दलहन का। हरित क्रांति के फलस्वरूप मोटा अनाज एवं दलहन का अंश कम हो गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन क्या हुआ है दोस्तों? भारत में चावल का उत्पादन हरित क्रांति के द्वारा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अपरिवर्तित रहा, ना तो घटा और ना ही बढ़ा। चावल का उत्पादन कैसा रहा? अपरिवर्तित रहा। क्वेश्चन नंबर 35, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन तेजी से बढ़ा, घटा, अपरिवर्तित रहा या 3 गुना बढ़ा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, घटा। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन क्या हुआ? घटा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1966 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, दलहन। दलहन में सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम देखने को मिला हरित क्रांति के दौरान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, HYVP योजना चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में योगदान क्या रहा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, उन्होंने
भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, विलियम गोर्ड। विलियम गोर्ड हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक थे और हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 1964-65 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47। देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 1964-65 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। भारत में दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा क्रमशः है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 50%, 46% और 4%। 50% भैंस का है, 46% गाय का है और 4% बकरी का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। भारत में दुग्ध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 374 ग्राम भारत में प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 52। पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 800 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 53। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है। क्वेश्चन नंबर 54। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, तीसरा। मछली उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 55। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, तीसरा स्थान है भारत का एशिया में भी और विश्व में भी तीसरा स्थान है भारत का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, चीन का। एशिया में मछली उत्पादक में चीन का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 57। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रोजन है।
नाइट्रोजनी रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक होती है भारत में? क्वेश्चन नंबर 58, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयतों पर निर्भर है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पोटेशिक। पोटेशिक रासायनिक उर्वरकों में भारत पूर्णतः आयतों पर निर्भर है। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, चीन में। चीन में सर्वाधिक उर्वरकों का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 61, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरा स्थान है भारत का विश्व में आलू उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62, भारत की मिट्टी में दो तत्व की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। ये दो तत्व है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन। 63, भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, इनमें से सभी। कृषकों की निर्धनता, कृषकों की अज्ञानता, और ऑप्शन नंबर 3 है अपर्याप्त एवं अनियमित जलापूर्ति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64, देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देना। ऑप्शन नंबर सेकंड है उर्वरकों की उत्पादकता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना। ऑप्शन नंबर 3 है उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। देश में उर्वरकों का उपयोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने ये सभी कदम उठाए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65, उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इन तीनों राज्य में सबसे ज़्यादा उर्वरकों की खपत होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66, भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 141.30 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, तीसरा स्थान है भारत का विश्व में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68, भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 94%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69, भारत फास्फेटिक उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादक से पूरा करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 42%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70, कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि के विभिन्न किस्मों नाइट्रोजनी, फास्फेटिक तथा पोटेशिक का उपयोग एक संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। भारत के लिए यह मानक अनुपात माना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, 4:2:1 में नाइट्रोजनी
फॉस्फेटिक तथा पोटेशियम का उपयोग किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71, वर्तमान में भारत में नाइट्रोजनी, फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के खपत का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, 6.7 अनुपात, 2.4 अनुपात और 1 अनुपात। वर्तमान में भारत में नाइट्रोजनी, फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों का खपत का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, इनमें से सभी में। खाद्यान्न उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दालें होती है। क्वेश्चन नंबर 75, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन और दालें सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 77, मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 79, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80, चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होते हैं, फिर यूपी में और फिर पंजाब में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81, कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास होता है, फिर गुजरात में और फिर तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82, दलहन उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83, भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, केरल। केरल भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल।
केरल में सर्वाधिक मसाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, तिलहन। तिलहन में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। और बाकी में आलू में उत्तर प्रदेश फर्स्ट में, गन्ना में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है और गेहूं में भी उत्तर प्रदेश फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90, विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, छठा। कॉफी के उत्पादन में भारत का विश्व में छठा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, तिलहन का। क्वेश्चन नंबर 93, चाय निर्यात के मामलों में विश्व में अग्रणी देश है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, चीन। चाय चाय निर्यात के मामलों में विश्व में प्रथम स्थान किसका? चीन का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्राजील में। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस देश में होती है? ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व में नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, भारत का विश्व में तीसरा स्थान है नारियल के उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96, विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, चतुर्थ, विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान चौथा है। क्वेश्चन नंबर 97, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत। क्वेश्चन नंबर 98, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरा स्थान है भारत का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, चीन। विश्व में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, जूट। जूट भारत में सर्वाधिक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, चीन। चीन सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है विश्व में। क्वेश्चन नंबर 103, विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, भारत का। भारत का विश्व में आम तथा केले के उत्पादन में प्रथम स्थान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरा। तंबाकू के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 105, चावल निर्यात के मामलों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला स्थान है चावल निर्यात के मामलों में विश्व में भारत का। क्वेश्चन नंबर 106, गेहूं निर्यात के मामलों में
किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 रूस। रूस का विश्व में प्रथम स्थान है गेहूं निर्यात के मामलों में। क्वेश्चन नंबर 107, भारत प्रमुख आयातक है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इनमें से दोनों का, दलहनों का और तिलहनों का भारत प्रमुख आयातक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 108, भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20%। भारत अपने कुल चाय उत्पादन का 20% हिस्सा निर्यात कर देता है। क्वेश्चन नंबर 109, भारत अपने कुल घरेलू कॉफी उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात कर देता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ 70%। क्वेश्चन नंबर 110, विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड थाईलैंड का। विश्व में रबड़ उत्पादन में थाईलैंड का प्रथम स्थान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111, प्राकृतिक रबड़ के लिए देश की मांग का लगभग कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 97% घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 112, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन है? चीन। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड धान। धान की खेती भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे होती है। क्वेश्चन नंबर 114, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ब्राजील। ब्राजील विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115, अंडा उत्पादन में विश्व के प्रथम 3 अग्रणी देश है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील विश्व में अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 116, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ 5वां। क्वेश्चन नंबर 117, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा अफीम होती है। क्वेश्चन नंबर 118, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट चावल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 119, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड दूसरा स्थान है भारत का विश्व में सब्जी उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 120, भारत में किस फसल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड आम कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है। क्वेश्चन नंबर 121, भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पुर्तगाल से 16वीं शताब्दी में भारत में आलू आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 122, आलू अनुसंधान की दिशा में भारत में सर्वप्रथम 1949 में पटना में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इसे किस वर्ष शिमला स्थानांतरित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1956 में इसे शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 123, भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड खाद्यान्न के उत्पादन में भारत ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। क्वेश्चन नंबर 124,
भारत में रबड़ की प्रति हेक्टेयर उपज है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1143 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 125, भारत में प्राकृतिक रबड़ की मांग का कितना भाग घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 90% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 126, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 21.54%। भारत पर भारत की कृषि भूमि पर वनों का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 127, भारत में कुल वन आधारित क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ 7,08,273 वर्ग किलोमीटर कुल वन आधारित क्षेत्र है भारत में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 128, भारत में कुल वन आच्छादित क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 24.39% वन आच्छादित क्षेत्र है भारत में। क्वेश्चन नंबर 129, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर देश में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 वर्ष में एक बार रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 130, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में वन क्षेत्रों की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 131, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 132, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। मिजोरम में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 133, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 134, केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड पुदुचेरी। पुदुचेरी में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 135, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 नीलगिरी की पहाड़ियों में। चंदन की लकड़ी सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 136, झूम कृषि के अंतर्गत कृषि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट नागालैंड में सर्वाधिक झूम कृषि की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 137, समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है उसे समर्थन मूल्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 138, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 139, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड नई दिल्ली में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ पर है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 140, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड 1965 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 141, जनजातीय लोगों को शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके तैयार की गई वस्तुओं
को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से TRIEFED की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ 1987 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 142, एक मार्क है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। एक मार्क क्या है? खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कृषि विपणन से। कृषि विपणन से शंकरलाल गुरु समिति का संबंध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 144, वर्तमान में कुल कृषि ऋणों का कितना प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध कराए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 65%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 145, खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी अवधि हेतु अल्पकालीन ऋण दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 15 माह से कम। क्वेश्चन नंबर 146, मध्यकालिक कृषि ऋण की अवधि होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, 15 माह से 5 वर्ष तक मध्यकालिक कृषि ऋण की अवधि होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 147, दीर्घकालिक कृषि ऋण किस अवधि के लिए प्रदत्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5 वर्ष से अधिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 148, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, 1998 से 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 149, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 150, राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 151, किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, जनवरी 2004 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 152, किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, कृषि संबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 153, किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निशुल्क प्राप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1551 या 1551 नंबर डायल करके किसान कॉल सेंटर से निशुल्क जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, तो इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे हम। और आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।